अभिवादन स्वीकार करिए विनोद जिल्ला का। पुस्तक चर्चा में हाजिर हूँ आज एक नई पुस्तक लेकर। पुस्तक है भावनाओं का समुद्र। भावनाओं का समुद्र लघु कविता संग्रह है, जिसके लघु कविताकार हैं दिलबाग अकेला जी। दिलबाग अकेला अंबेडकर नगर कैथल के रहने वाले हैं। इनका यह संग्रह भावनाओं का समुद्र आनंद कला मंच भिवानी से प्रकाशित है। मूल्य 300 रुपये है। पृष्ठ 120 हैं। इन 120 पृष्ठों में 105 लघु कविताएं समाहित हैं। इससे पूर्व भी इनका एक कविता संग्रह मैं भीड़ हूं प्रकाशित हो चुका है। साहित्य सभा कैथल द्वारा माता इंदिरा सौपन स्मृति सम्मान 2020 से ये नवाजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रबुद्ध लेखक संघ कैथल, अंबेडकरवादी लेखक संघ कैथल द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। और भी देश भर की बहुत सी संस्थाओं ने, साहित्यिक संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है। यह संग्रह इन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी श्रीमती किरण को समर्पित किया है। इस संग्रह की कुछ रचनाएं आपके साथ साझी करना चाहूंगा। पहली रचना है इस संग्रह की तनाव मुक्त। मन में एक तनाव सा था। मन में एक तनाव सा था। सुबह सुबह देखता हूं कि एक मासूम नन्हा सा बच्चा, एक मासूम नन्हा सा बच्चा मेरे घर के सामने अर्धनग्न अवस्था में खेल रहा है। गली में उछाल रहा है कंकरों को दोनों हाथों से मस्ती में। उछाल रहा है कंकरों को दोनों हाथों से मस्ती में। उसकी मस्ती कर गई मुझे तनाव मुक्त। उसकी मस्ती कर गई मुझे तनाव मुक्त। बिना कोई प्रवचन दिए, बिना कोई प्रवचन दिए। इन्होंने इस लघु कविता के माध्यम से तनाव मुक्त होने का सुंदर रास्ता अख्तियार किया है। लोग तनाव मुक्त होने के लिए तरह तरह के प्रपंच करते हैं, नाना प्रकार के तरीके अपनाते हैं और बहुत सा धन अपव्यय करते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आसान सा तरीका अपनाया तनाव मुक्त होने का। एक और रचना देखिए इनकी, फूल जैसे बच्चे। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं आपके फूल जैसे बच्चे। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं आपके फूल जैसे बच्चे। आपके बंगले के सामने बने बगीचे में खेलते हुए। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं आपके फूल जैसे बच्चे, आपके बंगले के सामने बने बगीचे में खेलते हुए। कभी आना हमारे घर, कभी आना हमारे घर और देखना घर की खुरदरी दीवारें। कभी आना हमारे घर और देखना घर की खुरदरी दीवारें। हमारे खुरदरे चेहरे और चार दीवारी के अभाव में झाड़ कांटों के पीछे, चार दीवारी के अभाव में झाड़ कांटों के पीछे खेलते हमारे बच्चे, खेलते हमारे बच्चे। फूल जैसे बच्चे कविता में
कवि ने वर्ग भेद व्यक्त किया है कि समाज में गरीब अमीर की खाई है। गरीब अमीर का जो विभेद है, जो खाई है, वो बहुत गहरी है। अपने गरीब मोहल्ले का वर्णन किया है और साथ में अभिजात्य वर्ग के रहन सहन, बंगले का, बगीचे का वर्णन किया है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने वर्ग विभेद का सुंदर चित्रण किया है। मैं नवजात होना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ अपनों और परायों को, भूल जाना चाहता हूँ अपनों और परायों को, भूल जाना चाहता हूँ सांसारिक बंधनों को, भूल जाना चाहता हूँ अपनों और परायों को, भूल जाना चाहता हूँ सांसारिक बंधनों को, भूल जाना चाहता हूँ ज्ञान, विवेक और बुद्धि से उत्पन्न विचारों को, जो ठूस ठूस कर भर दिए गए हैं मेरे जहन में। मैं नवजात शिशु होना चाहता हूँ, मैं नवजात शिशु होना चाहता हूँ। बहुत सुंदर रचना है, जिसके माध्यम से कवि दुनिया की चिक चिक, दुनिया की बक बक, टांग खिंचाई, अंतहीन अंधी प्रतिस्पर्धा, आपाधापी से ऊब गया है। कवि सोचता है कि मैं अपनों परायों को भूलना चाहता हूँ, सांसारिक बंधनों को भी भूलना चाहता है वह, ज्ञान, विवेक और बुद्धि से उत्पन्न विचारों को भी भूलना चाहता है वह नवजात शिशु होना चाहता है। नवजात शिशु अरहत होता है। अरहत क्या होता है? अरहत वो व्यक्ति तो होता है जिस पर किसी प्रकार की कोई भावनाएं अपना असर नहीं डालती। मान, अपमान, गमी, खुशी, सर्दी, गर्मी, किसी भी तरह की भावना उसको प्रभावित नहीं करती, वो अरहत होता है। बहुत से हमारे सत्पुरुष अरहत हो गए, तथागत गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महामानव अरहत हो गए। उन्हीं की तरह कवि भी अरहत होना चाहता है, तमाम दुनियावी प्रपंचों से पार पाना चाहता है, और एक नवजात शिशु ही ऐसा होता है जो भावनाओं से परे होता है, तमाम भावनाओं से, तमाम तरह की गमी, खुशी, मान, अपमान उस पर प्रभाव नहीं डालता। तो दिलबाग अकेला जीवी अरहत होना चाहते हैं, उस नवजात बच्चे की तरह होना चाहते हैं। आइए एक और रचना आपके साथ साझी करना चाहूँगा। कुछ फूल खिल जाते हैं कीचड़ में भी, कुछ फूल खिल जाते हैं कीचड़ में भी, और कुछ फूलों को खिलाया जाता है बागवान द्वारा। कुछ फूल खिल जाते हैं कीचड़ में भी, और कुछ फूलों को खिलाया जाता है बागवान द्वारा, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ। कुछ फूल खिल जाते हैं कीचड़ में भी, और कुछ फूलों को खिलाया जाता है बागवान द्वारा, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ। मगर कीचड़ में खिले फूलों को कभी किसी की नजर नहीं लगती। मगर कीचड़ में खिले फूलों को कभी किसी की नजर नहीं लगती। किंतु क्यारी में खिले फूलों पर सदा मंडराता रहता है खतरा, किसी की नजर लगने का। यहाँ भी अभिजात्य वर्ग के बच्चों का, अभिजात्य वर्ग के जनजीवन का और अभावग्रस्त व्यक्तियों के जनजीवन का तुलनात्मक वर्णन किया है। चंद कवि पंक्तियों के माध्यम से, चंद शब्दों के माध्यम से यहाँ भी गरीब अमीर के बीच की खाई का, वर्ग विभेद का, वर्ण विभेद का
बहुत सुंदर वर्णन किया है दिलबाग अकेला जी ने। आइए इनकी एक रचना और देखते हैं, सुकून भरे पल। निहारता है सुबह शाम खाली खाली मन, निहारता है सुबह शाम खाली खाली मन, जब प्राकृतिक सौंदर्य को तो हो उठता है प्रफुल्लित। निहारता है सुबह सुबह खाली खाली मन, जब प्राकृतिक सौंदर्य को तो हो उठता है प्रफुल्लित। देखकर तरह तरह के फूल और कांटे, हरी भरी लहलहाती फसलें, बाग बगीचे, चहचहाते पक्षी, ये मेरे लिए सुकून भरे पल होते हैं, ये मेरे सुकून भरे पल होते हैं। कवि ने सुबह सुबह खाली खाली मन, प्राकृतिक सौंदर्य, फूल कांटे, हरी भरी लहलाती फसलें, बाग बगीचे, चहचहाते पक्षी सुकून देते हैं। प्रकृति का सानिध्य निसंदेह ही प्रत्येक व्यक्तित्व को सुकून देगा, लेकिन समस्या यह है कि हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। हम ये तमाम चीज़ें, फूल कांटे, लहलाते खेत देखते हैं, लेकिन अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के सिल्वर स्क्रीन पर घर से बाहर निकलने की जहमत नहीं करते, प्रकृति के सानिध्य में जाने का प्रयास नहीं करते और प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आइए एक रचना और देखते हैं इनकी, दीवारों के कान। आज फिर सुनी है दीवारों ने कोई बात, आज फिर सुनी है दीवारों ने कोई बात, किया है चौकन्ना जिंदगी की उलझन में उलझे इंसान को, किया है चौकन्ना जिंदगी की उलझन में उलझे इंसान को, बताकर सही सही कि उसके अपने ही करते हैं क्या क्या बातें, साफ साफ सुनकर आए हैं दीवारों के कान, साफ साफ सुनकर आए हैं दीवारों के कान। लोग मुंह पे कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं। इस कविता के माध्यम से यही व्यक्त करने का प्रयास किया है दिलबाग अकेला ने। इस कविता में दीवारों के कान मुहावरे का सुंदर उपयोग किया है। वास्तव में दीवारों में कान होते हैं। आइए इनकी अगली रचना देखते हैं, मुसीबतें। मुसीबतें आई हैं तो स्वागत कीजिए, मुसीबतें आई हैं तो स्वागत कीजिए, क्योंकि ये आती हैं कोई नया सबक सिखाने के लिए। अपना कौन है, अपना कौन है सही सही बताने के लिए। घबराइए मत, घबराना कायरों का काम है। घबराइए मत, घबराना कायरों का काम है। मुसीबत ही बनाती है इंसान, मुसीबत ही बनाती है इंसान। बहुत सुंदर रचना है। इनका कहना है इस रचना के माध्यम से कि मुसीबतें आए तो उनका स्वागत कीजिए। मुसीबतें सबक सिखाने के लिए आती हैं, यह बताने के लिए आती हैं कौन अपना है कौन गैर है, और मुसीबतों का डटकर सामना करने का आह्वान भी किया इस कविता के माध्यम से। कवि का मानना है, अंतिम पंक्ति में कहा है, मुसीबतें ही बनाती हैं इंसान को इंसान, मुसीबतें ही बनाती हैं इंसान को इंसान। अगली रचना है इनकी, मानवता और कट्टरता। मानवता और कट्टरता एक साथ हरगिज नहीं रह सकती। मानवता और कट्टरता एक साथ हरगिज नहीं रह सकती। कट्टरता हमेशा ही काटने का और मानवता हमेशा ही जोड़ने का काम करती है। कट्टरता हमेशा ही काटने का और मानवता हमेशा ही जोड़ने का काम करती है। और चुनना होता है इंसान को, इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है इंसान को।
इन दोनों में से किसी एक को ही। बहुत सुंदर रचना है। इस रचना के माध्यम से आज के माहौल पे सटीक टिप्पणी की है। आज हर तरफ धार्मिक उन्माद है, कट्टरता है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है, जिसका कवि का मानना है कि मानवता और कट्टरता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इंसान या तो मानवतावादी होगा या फिर अपने धर्म, जाति, विचारधारा, संप्रदाय के प्रति कट्टर होगा। प्रत्येक व्यक्ति ने चुनना एक कोई होता है, लेकिन सद्भाव, सौहार्द के लिए मानवता ही अपनानी चाहिए। मानवता अपनाना ही पूरी दुनिया के हित में है। कट्टरता किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं का सृजन करती है कट्टरता। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना है इनकी मेरी कलम। मेरी कलम किसान के हल की तरह चलती है जमीन पर। मेरी कलम किसान के हल की तरह चलती है जमीन पर, जोतकर अनुभव की खेती, जोतकर अनुभव की खेती, बोकर प्रेम के बीज, जोतकर अनुभव की खेती, बोकर प्रेम के बीज, डालकर इंसानियत की खाद, करती है अपेक्षा, लहलहाए चारों तरफ प्रेम चैनो अमन। करती है अपेक्षा, लहलहाए चारों तरफ प्रेम चैनो अमन, और भाईचारे की फसलें, और भाईचारे की फसलें। लेखक आज के अफरा तफरी, आपाधापी के माहौल में, अंतहीन अंधी प्रतिस्पर्धा के माहौल में प्रेम चैनो अमन और भाईचारे की फसलें उगाना चाहता है। समाज में प्रेम, चैन, अमन और भाईचारे के पक्षधर हैं लेखक। बहुत सुंदर रचना के माध्यम से, चंद शब्दों के माध्यम से, 10 पंक्तियों में बहुत बड़ा संदेश दिया है लेखक ने। बहुत सुंदर रचना है इनकी। अगली रचना है जो आपके साथ साझी करूंगा मैं, आना मेरे गाँव। कभी आना मेरे गाँव, मिलेंगे खेतों में, हरियाली में, कंधे से कंधा मिलाकर परिश्रम करते किसान मजदूर। कभी आना मेरे गांव में, मिलेंगे खेतों में, हरियाली में, कंधे से कंधा मिलाकर परिश्रम करते किसान मजदूर। मेरे गांव में खेलते हैं लोग कबड्डी, कुश्ती, ताश। मेरे गांव में खेलते हैं लोग कबड्डी, कुश्ती, ताश, मगर कभी नहीं खेलते किसी के दिल से, मगर नहीं खेलते किसी के दिल से। कवि ने ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण किया है कि कभी आना मेरे गांव में, जहां मिलेंगे हम खेतों में हरियाली के बीच, खेतों में काम करते हुए किसान मजदूर। समाज के 2 महत्वपूर्ण वर्गों का भी चर्चा किया है, किसान और मजदूर, जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो मिलकर काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खेत कमाते हैं। और साथ में लेखक ने कहा है कि गांव में खेलते हैं लोग कुश्ती, कबड्डी, ताश। गांव में खेलते हैं लोग कुश्ती, कबड्डी, ताश, नहीं खेलते किसी के दिल से, नहीं खेलते किसी के दिल से। बहुत सुंदर रचना है इनकी। हाँ, एक रचना और है इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, एकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हम देहाती लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हम देहाती लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जरा जरा सी बात पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हम देहाती लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जरा जरा सी बात पर। मगर कभी कभी हम
मगर कभी कभी हम इकट्ठे देते हैं दस्तक। मगर कभी कभी हम इकट्ठे देते हैं दस्तक, बड़ी हवेली के बंद दरवाजे पर। मगर कभी कभी हम इकट्ठे देते हैं दस्तक, बड़ी बड़ी हवेली के बंद दरवाजे पर। और दरवाजे पर लिख देते हैं, और दरवाजे पर लिख देते हैं, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। लाजवाब रचना है इनकी। यहाँ बड़ी हवेली के बंद दरवाजे सामंतवाद का प्रतीक हैं। सामंतवाद का सामना, सामंतवाद को चेतावनी, सभी शोषक वर्ग एकता के साथ, एकता के सूत्र में बंध के देता है। और कवि का कहना है कि सामंतवादी व्यवस्था या शोषक के दरवाजे पर हम लिख देते हैं, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। कवि ने इस रचना में कहा है कि हम भले ही आपस में विभिन्न विषयों पे, विभिन्न मुद्दों पे लड़ते रहते हों, लेकिन जब बड़ी हवेली के साथ टकराना होता है, हम सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और बड़ी हवेली के बंद दरवाजे पर लिख देते हैं, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। अगली रचना इनकी जो आपके साथ में साझी करना चाहूँगा वह है गरीब के आंसू। मत करना मजाक, मत करना मजाक किसी गरीब के आंसुओं का, क्योंकि गरीब के आंसू जब बन जाते हैं सैलाब तो ले जाते हैं बहाकर समाज के ठेकेदारों द्वारा बनाई गई खोखली रूढ़ियों की इमारतों को, सूखे पत्तों की तरह, सूखे पत्तों की तरह, सूखे पत्तों की तरह। गरीब के आंसू, प्रत्येक चीज की एक सीमा होती है। गरीब के आंसुओं की भी एक सीमा होती है। गरीब को दीनहीन समझकर उसका शोषण किया जाए, शोषण की भी एक सीमा है। अगर वह शोषण भी सीमा से पार हो जाता है तो गरीब के आंसू सैलाब बन जाते हैं, जो बहा ले जाते हैं अपने साथ सूखे पत्तों की तरह रूढ़िवाद की इमारतों को, और रचते हैं एक नई इबारत, रचते हैं एक नई इबारत। यह रचना भी कवि की समाज के अंदर व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव, वर्ण व्यवस्था आधारित भेदभाव या वर्ग आधारित भेदभाव का चित्रण करते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से सार गर्भित वर्णन किया है गरीब के आंसू। आइए अगली रचना इनकी आपके साथ साझी करता हूं। तो परेशानी क्यों है? तो परेशानी क्यों है? जब ली थी पहली सांस, हुआ था शामिल इस दुनिया में, तो बहुत रोया था। जब ली थी पहली सांस, हुआ था शामिल इस दुनिया में, तो बहुत रोया था। और बहुत खुश थे मेरे अपने, और बहुत खुश थे मेरे अपने। आज भी अगर मेरे रोने पर वे खुश हैं, तो परेशानी क्यों है? तो परेशानी क्यों है? बहुत गंभीर बातें की हैं दिलबाग अकेला जी ने इस रचना के माध्यम से। प्रत्येक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो रोता है, रोता नहीं तो रुलाया जाता है। शिशु विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चे का पैदा होते ही रोना अति आवश्यक है, उसको जबरन रुलाया जाता है। बच्चा रोता है और सभी अपने बच्चे के परिजन खुश हो जाते हैं बच्चा होने पर। कवि कहता है कि वह आज भी रोता है, वह आज भी रोता है,
आज भी अगर मेरे रोने पर वे खुश हैं, आज भी वही अपने हैं। जो सगे भाई होते हैं वो कुछ समय बाद उनके अपने अपने घर होते हैं, अपने अपने गृहस्थी होती है, फिर वो भाई नहीं रहते, परिवार नहीं रहता, वो शरीकी हो जाते हैं। फिर किसी के रोने हंसने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं आज भी मगर मेरे रोने पर वे खुश हैं, तो परेशानी क्यों है। समाज के टूटते ताने बाने का सुंदर चित्रण किया है यहाँ, सटीक चित्रण किया है यहाँ। स्नेह की तार कमजोर होती जा रही है, यही चित्रण किया है दिलबाग अकेला ने अपनी कविता के माध्यम से। इनकी अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूंगा, कोई बताए जरा। कभी कभी गैर अपने और अपने गैर हो जाते हैं क्यों। कभी कभी गैर अपने और अपने गैर हो जाते हैं क्यों। ढूंढता हूं जवाब इस सवाल का, बहुत खोज चुका हूं, मिल नहीं रहा, बहुत बेचैन हूं। कोई बताए जरा मेरी बेचैनी का हल क्या है, मेरी बेचैनी का हल क्या है। ये बात बिल्कुल सच है। कभी कभी गैर अपने हो जाते हैं और अपने गैर हो जाते हैं। जो विपदा में काम आए दरअसल वही अपना होता है। यहां भी इन्होंने दरकते रिश्तों का चित्रण किया है। इस रचना के माध्यम से भी अपने पराये होते कवि को प्रतीत होते हैं। तब कवि ने अपने मनोभाव इस रचना के माध्यम से व्यक्त किए हैं। अगली रचना है कवि की, लौट जाना चाहता हूं, बस अब लौट जाना चाहता हूं, बस अब लौट जाना चाहता हूं वहां जहां न कोई अपना हो न पराया हो। बस अब लौट जाना चाहता हूं वहां जहां न कोई अपना हो न पराया हो। कर देना चाहता हूं आजाद, कर देना चाहता हूं आजाद पिंजरे में कैद सांसों के पंछी को, जो कैद है एक अरसे से और समझ बैठा है इस पिंजरे को अपना घर, समझ बैठा है इस पिंजरे को अपना घर। इस कविता के माध्यम से कवि ने इस संसार को निस्सार बताया है। तमाम आपाधापी, तमाम सहमत व्यर्थ बताई है और इन सब से ऊब कर लेखक अरहत हो जाना चाहता है। अरहत के लिए न कोई अपना होता न कोई पराया होता। बहुत सुंदर रचना है। अध्यात्म वाद से प्रेरित रचना है, बहुत सुंदर रचना है। लौट जाना चाहता हूं। अगली रचना है इनकी, तीखे शब्द बाण। कुछ तीखे कुछ मीठे शब्द बाणों से किया जा रहा है प्रहार। कुछ तीखे कुछ मीठे शब्द बाणों से किया जा रहा है प्रहार, भोली भाली जनता के कोमल हृदय पर। कुछ तीखे कुछ मीठे शब्द बाणों से किया जा रहा है प्रहार, भोली भाली जनता के कोमल हृदय पर। हो रही है भोली भाली जनता विचलित, हो रही है भोली भाली जनता विचलित शब्द बाणों के तीखेपन से। हो रही है भोली भाली जनता विचलित शब्द बाणों के तीखेपन से। या हद से ज्यादा
मीठे विष के प्रभाव से वह फिर ठगी न जाए, वह फिर ठगी न जाए। यहाँ पर भी लेखक ने मानव के अंदर से मानवता की भावना के क्षीण होने का वर्णन किया है। किसी के मीठे शब्द और किसी के तीखे शब्द लूट लेते हैं। एक नेता आता है, भोली भाली जनता को कुछ मीठे शब्द बोलता है जिनसे जनता को उम्मीद जगती है, कुछ तीखे शब्द बोलता है जो उनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। जो शब्द तीखे शब्दों का प्रहार विरोधियों पर करता है। इसी तरह कोई धर्मगुरु, कोई संत, कोई कथावाचक आता है जो तीखे और मीठे शब्दों के बाणों का भोली भाली जनता पर प्रहार करता है, उन्हें मोह माया से विरक्त होने का संदेश देता है और अपने चरणों में माया की ढेरी चढ़ावे के रूप में ढेरी लगा लेता है और उस तमाम दान राशि को समेटकर चलता बनता है। भोली जनता लूटी ठगी रह जाती है। ऐसी बातों का इस कविता के माध्यम से, तीखे शब्द बाण कविता के माध्यम से लेखक ने वर्णन किया है। अगली रचना है जो आपके साथ साझी करूंगा, अभावग्रस्त जिंदगी। क्यों जी रहे हैं हम सदियों से अभावग्रस्त जिंदगी, क्यों जी रहे हैं हम सदियों से अभावग्रस्त जिंदगी। अभाव रोटी का, अभाव कपड़े का, अभाव मकान का, अभाव शिक्षा का, अभाव स्वास्थ्य का। क्यों नहीं लिखा गया कोई मंत्र अभावग्रस्त लोगों के लिए, अभावग्रस्त लोगों के लिए। मानव के जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद शिक्षा और चिकित्सा, ये मूलभूत ज़रूरतें हैं। अभावग्रस्त लोगों तक ये सभी चीज़ें नहीं पहुंच पाती। लेखक का कहना है कि धर्म ग्रंथों में इन अभावग्रस्त लोगों के लिए एक भी मंत्र क्यों नहीं लिखा गया। सवाल खड़ा करते हैं लेखक इस लघु कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया रचना लगी मुझे। अगली रचना है इनकी, गरीबी की दलदल। ऐसा नहीं कि वे हमें जानते नहीं, ऐसा नहीं कि वे हमें जानते नहीं, बस उनकी आंखों पर चढ़ा है नेतागिरी का चश्मा। ऐसा नहीं कि वे हमें जानते नहीं, बस उनकी आंखों पर चढ़ा है नेतागिरी का चश्मा। और हम हैं गरीबी की दलदल में, और हम हैं गरीबी की दलदल में, इसलिए वे हमें पहचानते नहीं, इसलिए हमें वे पहचानते नहीं। अवसरवादी राजनीति पर गहरा प्रखर प्रहार किया है इस लघु कविता के माध्यम से। और इसके साथ साथ समाज में गरीब अमीर के वर्ग भेद का भी वर्णन किया है लेखक ने। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, इंसान। अगर ठान ले इंसान तो असंभव भी हो जाता है संभव। अगर ठान ले इंसान तो असंभव भी हो जाता है संभव। इंसान सिर्फ ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार ही नहीं बनाता। इंसान सिर्फ ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार ही नहीं बनाता, बल्कि रेगिस्तान तक नहर भी ला सकता है, बल्कि रेगिस्तान तक नहर भी ला सकता है। और पर्वत को चीर रास्ता भी बना सकता है, दशरथ माझी की तरह, दशरथ माझी की तरह।
इस रचना के माध्यम से लेखक ने दुनिया भर के मजदूरों को, कमेरे वर्ग को याद किया है और इसके साथ ही याद किया है दशरथ माझी को, जिसने पर्वत काट के रास्ता बना दिया, असंभव कार्य को संभव कर दिया। बहुत ही सुंदर रचना है इनकी, इंसान। अगली रचना आपके साथ साझी करूंगा शून्य में। इस जहान में हर इंसान अकेला ही आता है। इस जहान में हर इंसान अकेला ही आता है, असंख्य उम्मीदें लेकर। इस जहान में हर इंसान अकेला ही आता है, असंख्य उम्मीदें लेकर। और धीरे धीरे उम्र के पड़ावों को लांघते हुए, और धीरे धीरे उम्र के पड़ावों को लांघते हुए एक दिन अकेला ही विलीन हो जाता है शून्य में। एक दिन अकेला ही विलीन हो जाता है शून्य में। ये सांसारिक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर अकेला ही आता है और मृत्यु उपरांत अकेला ही चला जाता है। इस शाश्वत सत्य को अपनी कविता का विषय बनाया शून्य में, और साथ में लेखक का उपनाम भी अकेला है। अपने नाम का शायद इन्होंने अपना उपनाम भी अपने इन्हीं भावों को, इन्हीं मनोभावों के कारण ही इन्होंने अपना उपनाम अकेला रखा होगा। अगली रचना इनकी अपनापन। यादों के झरोखे करते हैं बेकरार। यादों के झरोखे करते हैं बेकरार, आज भी उसी तरह जिस तरह तुम्हें देखते ही खिल उठता था मन और झूमने लगता था तन। एक दूरी थी हमारे दरमियां, फिर भी था गजब का अपनापन, फिर भी था गजब का अपनापन। किसी मित्र प्यारे के साथ अपनी निजता, अपने अपनेपन की भावना अभिव्यक्त की है इस रचना के माध्यम से। बहुत सुंदर रचना है इनकी, अपनापन। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूँगा, बहुत सी रचनाएं इन्होंने जो अपने गुरु को समर्पित की हैं। सतगुरु रविदास के अनुयायी हैं ये, तो सतगुरु रविदास को समर्पित की हैं बहुत सी रचनाएं इन्होंने। एक रचना है इनकी, झूमर और हुनर। झूमर आप कितना भी महंगा ले लीजिए, झूमर आप कितना भी महंगा ले लीजिए, सिर्फ एक ही कमरे की शोभा बढ़ाएगा। झूमर आप कितना भी महंगा ले लीजिए, सिर्फ एक ही कमरे की शोभा बढ़ाएगा। और हुनर भले ही झोपड़ी में पल रहा हो, और हुनर भले ही झोपड़ी में पल रहा हो, वह अपने देश, समाज और परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा, पूरी दुनिया में रोशन करेगा। यहाँ भी गरीब अमीर के वर्ग भेद का, गरीब अभिजात वर्ग और गरीब वर्ग के तुलनात्मक अध्ययन इस कविता के माध्यम से किया है। झूमर किसी मध्यम वर्गीय परिवार में भी नहीं होता, गरीब परिवार में भी नहीं होता, झूमर अमीरों के घर में ही होता है। कवि का मानना है कि झूमर सिर्फ एक कमरे की शोभा बढ़ाएगा, और हुनर है वो पूरी दुनिया की शोभा बढ़ाएगा, समाज, परिवार, देश, दुनिया की शोभा बढ़ाएगा। इस कविता के माध्यम से इन्होंने कमेरे वर्ग के काम करने वाले हाथों का वंदन किया है, उनको नमन किया है। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना आपके साथ साझी करूंगा, दफन। हमारे महापुरुषों ने पूरी पृथ्वी के लिए वे परोपकार किए हैं जिसकी बदौलत आज संसार में शांति, चैन और अमन कायम है। बड़े दुख की बात है, हमने उनके विचारों को वाद विवादों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया, वाद विवादों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बहुत सुंदर रचना है। जिन महापुरुषों ने, जिन महामानवों ने, बुद्ध ने, महावीर ने
इस दुनिया में अमन चैन का संदेश दिया। बड़े दुख की बात है, हमने उनके विचारों को वाद विवाद के कब्रिस्तानों में दफन कर दिया। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना है इनकी भावनाओं का समंदर। भावनाओं का समंदर सिर्फ इस कविता का ही शीर्षक नहीं, बल्कि इस पुस्तक का भी शीर्षक है, भावनाओं का समंदर। भावनाओं का समंदर उड़ने को बेताब है, भावनाओं का समंदर उमड़ने को बेताब है। सुख और दुख दे रहे हैं अंदेशा एक बड़ी सुनामी का। सुख और दुख दे रहे हैं अंदेशा एक बड़ी सुनामी का। एक अच्छे अनुभवी माझी के अभाव में डूब सकती है नाव, क्योंकि एक और दुख का सागर है और दूसरी ओर छोटी सी नाव, दूसरी ओर छोटी सी नाव। अपनी व्यथा को, अपने हालात को, अपनी परिस्थितियों को लेखक ने इस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बहुत सुंदर रचना है, भावनाओं का समंदर। अगली रचना है इनकी दर्दनाक खबर। हाँ मैं गुनाहगार हूँ, हाँ मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं नहीं सुना सकता अपनी 80 वर्षीय बूढ़ी माँ को वो दर्दनाक खबर, जिसके सुनते ही मेरी बूढ़ी माँ की और दयनीय दशा हो जाएगी, और दयनीय दशा हो जाएगी। इस कविता के माध्यम से लेखक अपनी माँ को याद करते हैं, अपनी माँ के संघर्षमयी जीवन का वर्णन करते हैं और उनके दयनीय हालात का वर्णन करते हैं कि ऐसे में वो उन्हें और दुखी करने वाले समाचार किस प्रकार दे सकते हैं, और दुखी करने वाली खबर और दुख करने वाला संदेश कैसे दे सकते हैं। दर्दनाक खबर इनकी सुंदर रचना है। अगली रचना इनकी लुप्त साहित्य। मैं दफन नहीं हूं धरती माँ की गोद में, मुझे दफनाया गया है ईर्ष्या की मिट्टी में। और ऐसा करने के लिए कोई जंगली जानवर या खूंखार प्राणी नहीं लाया गया, मुझे दफनाया गया था मुट्ठी भर स्वार्थियों द्वारा, मुट्ठी भर स्वार्थियों द्वारा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा या बख्तियार खिलजी द्वारा भारत का दर्शन, भारत का साहित्य नष्ट कर दिया गया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध दर्शन की बहुत सी पुस्तकें तहस नहस कर दी, बहुत से ग्रंथ तहस नहस कर दिए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत बड़े भव्य पुस्तकालय को आग लगा दी। उन भावनाओं को इस रचना के माध्यम से कवि ने वर्णन करने का प्रयास किया है कि यहाँ के वास्तविक दर्शन को लुप्त कर दिया षड्यंत्र के तहत। बहुत सुंदर रचना लगी मुझे। 102, 104, 105 रचनाएं इन्होंने अपनी दिवंगत जीवन संगिनी, दिवंगत पत्नी किरण जी को समर्पित की है। लेखक का लेखन अंतिम पायदान पर गुजर बसर कर रहे व्यक्ति की अंतिम पायदान पर गुजर बसर कर रहे व्यक्तियों की पीड़ा का वर्णन है। लेखक जमीन से जुड़ा हुआ लेखक है और लेखक का लेखन भी जमीन से जुड़ा हुआ लेखन है। इनके लेखन में गांव, ग्रामीण, खेत खलिहान, पशु पक्षी, आसपास का परिवेश है। कोई तिलस्मी दुनिया नहीं है, कोई सिल्वर स्क्रीन वाली दुनिया नहीं है।
लेखक ने अनिवार्य लेखन किया है, बहुत सुंदर लेखन किया है। मैं लेखक को इस पुस्तक के सृजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और कामना करूँगा कि भविष्य में ये इससे भी अधिक गंभीर लेखन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रस्तुत होऊंगा आपके समक्ष किसी अन्य पुस्तक की चर्चा में। धन्यवाद जी।